स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के लिए। यहाँ पर विषय होगा भूगोल, और भूगोल के अंदर हम देखने वाले हैं 3rd चैप्टर, जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उस चैप्टर से आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी की तस्वीर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो जलमंडल और थलमंडल, थलमंडल को ही हम स्थलमंडल भी कहते हैं, इनमें ये बटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा स्थलमंडल होता है वो कुछ अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी मिले, और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो स्थलमंडल होता है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। देखिए स्थलमंडल हम बाहर से तो हमें दिख रहा है, पर ये उसके अंदर की बात होती है, जैसे जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें जो होती है ना, ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ये जो प्लेटें होती हैं ये हमेशा धीमी गति से घूमती रहती है और कुछ मिलीमीटर ये इधर उधर होती है प्रत्येक वर्ष के अंदर। अब ये सब प्लेटें जो होती है ये ऐसी इधर उधर क्यों होती है, इनमें गति कैसे होती है, कैसे घूम सकती है? तो इन सब का जो कारण है ये है पृथ्वी के भीतर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जिसे हम लावा भी कहते हैं, में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ये एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, और जैसा कि क्रियाकलाप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए मैग्मा जो है ये इसमें गति के कारण से किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप दे रखा है और इस क्रियाकलाप को समझ करके आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कागज, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली ली गई है और इस गोली को जल से भरे हुए आधे बीकर में रख दिया गया है और बीकर को तिपाई पर रखा है और फिर इसे गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसे गर्म करते हैं तो जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की जो गोली होती है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली जो होती है नीचे तली में बैठ जाती है। तो देखिए ये कागज की छोटी सी गोली है और इस गोली को उबलते हुए जल में हम देखते हैं तो ये इधर उधर घूमती है, परंतु ठंडे जल में डालते हैं तो तली में बैठ जाएगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो भी वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, और प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो जो पृथ्वी की स्थलमंडल की प्लेटें होती हैं उनके कारण से फिर पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है और जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। अब जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं तो ऐसे बल को हम कहते हैं अंतर्जनित बल, या फिर एंडोजेनिक फोर्स भी इसे कहा जाता है। जो पृथ्वी के भीतर के भाग में घटित हो रहा है या भीतर के भाग में पैदा हो रहा है, लग रहा है, ऐसे बल को हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के बाहरी सतह पर हमें देखने को मिल रहा है या वहां पर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए अंतर्जनित बल कहाँ पर है? पृथ्वी के भीतर है, अंदर है, और ये बल कभी कभी आकाश में गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से गति उत्पन्न करते हैं। अब देखिए पृथ्वी की प्लेटें जो होती कभी कभी तेजी से गति उनके अंदर हो सकती है, कभी बहुत धीमी गति से। अब हम देखते हैं कि जो भूकंप एवं ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनके अंदर जब गति होती है या पृथ्वी के भीतर का जो मैग्मा होता है, लावा होता है,
उसके कारण से ये गति उत्पन्न होती है। तो जब ये गति आकस्मिक हो जाती है और तेज हो जाती है तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है और जिनके कारण से पृथ्वी की सतह को बहुत हानि होती है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर जो गतियां पाई जाती है उनका वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार की गतियां होती है और समझते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर है पृथ्वी की गतियां और पृथ्वी के अंदर हमने देखा गतियां दो प्रकार के बल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अंतर्जनिक और बहिर्जनित। अब देखिए, अंतर्जनित की यदि बात करते हैं तो अंतर्जनिक के अंदर कभी कभी आकस्मिक बल लगता है और जब आकस्मिक बल लगता है तो उस स्थिति में भूकंप हमें देखने को मिलता है। ज्वालामुखी और भूस्खलन ये घटनाएं आकस्मिक बल के कारण से होती है ना। तो ये बात हम समझ सकते हैं और ये सब अंतर्जनित बल के कारण होती है। अब अंतर्जनित बल पृथ्वी के भीतर लगेगा, आकस्मिक बल हो सकता है उसी का रूप, और उसके कारण से भूकंप, ज्वालामुखी ऐसी घटनाएं हमें पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती है। दूसरा एक और अंतर्जनित बल का ही एक रूप है जिसे पटल विरूपण बल कहा गया है और इसके कारण पर्वत निर्माणकारी बल आदि घटनाएं होती है। आगे बात करते हैं हम बहिर्जनित बल की, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो सतह पर बल उत्पन्न होता है उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण से अपर्दन और निक्षेपण ये घटनाएं देखने को मिलती है। देखिए, अपर्दन निक्षेपण हम जानते ही हैं, पृथ्वी की सतह का टूटना, क्षरित होना, ये घटनाएं। अब इसी के और भी आगे स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे नदी है, नदी का बहता जल है, इसके कारण अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। फिर हवा के माध्यम से भी होता है, समुद्री तरंगों के माध्यम से भी होता है और हिम नद के कारण से भी होता है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है ये पृथ्वी की सतह पर बाहर इन्हें हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये बहिर्जनित बल के कारण से होने वाली गतियां हैं। और ये जो है पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित बल के कारण से होने वाली घटनाएं हैं या गतियां, इनको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी की गतियों को हम इन दो रूपों में यहाँ पर बांट सकते हैं। अब देखिए, एक स्थलमंडलीय प्लेट, कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, जिसे भूपर्वती में अनेक बड़ी और छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें जो होती है वो टिकी होती है। तो भूपर्वती में अनेक प्रकार की जो प्लेटें हैं वो हमें देखने को मिलती है, छोटी बड़ी सभी प्रकार की। चलिए, अगला हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर ज्वालामुखी। अब देखिए, ज्वालामुखी जो है इसी के कारण से पृथ्वी की सतह के अंदर हम गतियों को देखते हैं, यानी कि ये भी एक गति का ही प्रकार है और ये अंतर्जनित बल के कारण ज्वालामुखी भूकंप उत्पन्न होता है। अब देखिए, ज्वालामुखी के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। ज्वालामुखी जो होता है भूपर्वती पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे कि पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ज्वालामुखी, और एक ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के अंदर छिद्र उत्पन्न करके बाहर निकलकर फैलता है और उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर के कुछ पदार्थ होते हैं वो भी पिघले हुए रूप में बाहर निकलने को देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे हमने दो शब्द देखा थे, एंडोजेनिक बल, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडो का मतलब होता है अंतर और एक्सो का मतलब होता है बाहर और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। चलिए आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह जो होती है उस पर सतह पर कंपन होता है और ये कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं, है ना। तो प्लेटों के गति करने के कारण जैसे पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, कंपन होगा, और जब वो कंपन होता है तो उसी को भूकंप कहा जाता है, यानी कि भू कांपती है, उसमें कंपन होता है। भूपर्वती के नीचे का वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ का पॉइंट है। उद्गम केंद्र क्या होता है, तो भूपर्वती के नीचे का वो स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है, मतलब शुरू होता है, उसे हम उसका उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को उसका अधिकेंद्र
कहते हैं। देखिए दोनों चीजें एक जैसी है, पर एक नीचे है जमीन के अंदर और एक है बाहर, क्योंकि ये सतह पर होता है अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र अंदर होता है जहां से कंपन प्रारंभ होता है। अब देखिए इसको चित्र के माध्यम से यहां पर हम समझ सकते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र का जो नजदीक का भाग होता है वहां पर सबसे ज्यादा हानि होती है। अब देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां इस चित्र के अंदर ये यहां पर क्या है, उद्गम केंद्र है। तो यहां पर उद्गम केंद्र है वो स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, ये भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। अब इसी के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अधिकेंद्र है जो पृथ्वी की सतह पर है, और यहाँ जो पृथ्वी की सतह पर जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र से तरंगे जो होती है वो कंपन के रूप में बाहर ऐसे फैलेंगी। तो इस अधिकेंद्र के आसपास का जो स्थान होगा, जो भी क्षेत्र होगा ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा हानि होगी। और जैसे जैसे इस अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कंपन की जो तीव्रता होती है वो घटती जाती है। तो धीरे धीरे इसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाएगी। तो दूर स्थानों पर हानि कम होगी, पर जहां पर अधिकेंद्र होगा वहां पर सबसे ज्यादा, उसके आसपास सबसे ज्यादा हानि होती है ना। तो ये इस प्रकार से हम अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र को समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, वो 3 प्रकार की तरंगे हुआ करती है, और ऐसी तरंगे जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इस प्रकार से भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो अधिगम केंद्र और उद्गम केंद्र, ये हमें 2 पॉइंट मिलते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। चलिए आगे हम बात करते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कुछ कम जरूर कर सकते हैं। अब कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या हमें संकेत मिल सकते हैं कि भूकंप आने वाला है? तो इसके लिए स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ जानवरों का जो व्यवहार होता है ना वो परिवर्तित हो जाता है जब भूकंप आने वाला होता है तब। तो जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये बात हम जरूर समझ सकते हैं कि जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन सतह के अंदर होने वाला है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना जो होती है वो बढ़ जाती है। सांपों का धरातल पर आना है। अब हम देखते हैं जैसे सांप जो होते हैं वो जमीन के अंदर बिल वगैरह के अंदर रहते हैं, तो वो जैसे भूकंप आने की संभावना होती है तो वो बिलों से सभी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन जीवों को भी कुछ ऐसा पता लग जाता है। तो इस प्रकार से हम इन घटनाओं को देख करके भूकंप का एक अनुमान, पूर्व अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अब भूकंप के दौरान देखिए किस प्रकार की जो स्थिति हो सकती है, तो इसका अनुमान आप एक यहाँ पर एक छोटी सी खबर, एक अखबार की खबर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अखबार की न्यूज़ बताई है जो भुज में भूकंप के झटके से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर गुजरात में भूकंप के द्वारा जो विनाश हुआ था तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए भुज में भूकंप के झटके, खबर को पढ़ते हैं ताकि हमें पाठ को समझने में और भी बहुत मजा आए। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। देखिए 6.9 की जब तीव्रता होती है तो उस तीव्रता वाले भूकंप को हम भीषण भूकंप की संज्ञा दे सकते हैं, मतलब कि ये काफी विनाशकारी भूकंप हो सकता है। अब आपको ये बात समझने को मिलेगी कि ये जो भुज में भूकंप था ये कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये भी बनता है। आगे हम बात करते हैं। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारत गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका इस भूकंप में दर्शाई गई।
भुज के तबाही, फोन लाइनें, जल लाइनें, पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं हम, भुज में निराशाजनक राहत, थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा पढ़ने में हो सकती है दिक्कत हो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। चलिए, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक हैं। 5वें पॉइंट की बात करते हैं, शहर में आग है, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। 6ठे पॉइंट की बात करते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई, राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। 7वें पॉइंट की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, और गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो देखिए, हम एक इस खबर के माध्यम से भूकंप के कारण जो स्थितियां बनती है ना, उनका अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हमने भूकंप के झटके ना देखे हों, परंतु फिर भी भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है, इसका अनुमान, इसकी कल्पना हम इस खबर के माध्यम से जरूर कर सकते हैं। तो ये खबर हमें यही बात की शिक्षा देती है, इसी से यही हमें अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भूकंप जो होता है वो कितना विनाशकारी हो सकता है। चलिए आगे इसी के अंदर हम भूकंप की जो तीव्रताएं होती हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है ना, एक यंत्र से किया जाता है, और वो जो यंत्र होता है उसे हम भूकंपलेखी कहते हैं, है ना। तो भूकंप मापने का यंत्र भूकंपलेखी, और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता जो होती है वो 2.0 होती है तो या अथवा उससे कम होती है, तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। मतलब ऐसा भूकंप जो होता है ज्यादा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कौन सी तीव्रता? 2.0 या 2, लगभग 2 के बराबर। और जिस भूकंप की तीव्रता लगभग 5 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि वस्तुओं को क्षति जरूर पहुंचा सकता है, उनके गिरने से टूट फूट उनमें हो सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है। तो देखिए, 6 या उससे ज्यादा वाला जो होता है वो बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है, और जिसकी तीव्रता 7 या 7 से ज्यादा होती है तो ये तो और भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। तो हमने देखा भुज के अंदर जो भूकंप था उसकी तीव्रता 6.9 यानी कि लगभग 7 के बराबर ही थी, तो निश्चित ही वो बहुत ही विनाशकारी भूकंप रहा होगा। तो ये लगभग 7 तीव्रता का भूकंप सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप मानते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं भूकंप से बचाव की तैयारी की। अब देखिए, भूकंप से बचाव की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भूकंप के दौरान कहाँ पर आश्रय लें, यानी कि कहाँ पर हम छुप सकते हैं, कहाँ हम भूकंप में सुरक्षित बैठ सकते हैं बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो इनके लिए जो सुरक्षित स्थान होते हैं भूकंप की स्थिति में वो होते हैं रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, यानी कि हम दीवार के किसी अंदरूनी कोने, मेज आदि के नीचे बैठ सकते हैं जो मजबूत थोड़े छत वाली हो, मजबूत फर्श वाली हो, है ना। तो उसके नीचे हम बैठ सकते हैं, और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। भूकंप आने की जब संभावना हो तो आग वाले स्थान हो, चिमनियां हो, चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर फ्रेम या इमारत जो भी ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और देखिए, जब भूकंप की स्थिति हो तो हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर वगैरह के अंदर से निकल करके हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर घर के अंदर किसी भी कोने में सुरक्षित जगह ढूंढ करके वहां हमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी भूकंप की ऐसी स्थिति हो तो हमें पहले से इस प्रकार से तैयार होना चाहिए, और हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच इस प्रकार की आपदा और जागरूकता को बताना चाहिए ताकि वो भी इस प्रकार की आपदा का सामना कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ मुख्य स्थलाकृतियों की। अपक्षय, देखिए अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों में के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो देखिए,
अपक्षय और अपर्दन दो ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमारी जो पृथ्वी की सतह होती है, दृश्य भूमि होती है, वो लगातार विघटित होती है, मतलब टूटती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब किसी भी प्रकार की जो सतह होती है पृथ्वी की या पत्थर होते हैं, जब वो टूटते हैं छोटे छोटे कणों में, तो वो प्रक्रिया अपक्षय प्रक्रिया कहलाती है। भूदृश्य जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है, भूदृश्य पर कुछ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। अब देखिए, अपर्दन और अपक्षय, तो अपक्षय एक सामान्य क्रिया भी हो सकती है, परंतु अपर्दन हवा के माध्यम से होगा, पानी के माध्यम से होगा और बर्फ के माध्यम से होता है। तो इन माध्यमों से, इन घटकों से, इन कारकों से जब पृथ्वी की सतह का क्षय हो तो उसे हम कहेंगे कि ये अपर्दन होता है। चलिए, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ये क्या करते हैं कि जो अपक्षय होता है, जो क्षय होता है, टूटती है कुछ भी कण वगैरह मिट्टी, तो उसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, उड़ा कर ले जाते हैं, बहा करके ले जाते हैं और उसे दूसरे स्थान पर पटक देते हैं। तो जब वहां उसे छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि उसे निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण, ये निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां होती है, उनके बनने का जो कारण होता है वो अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। देखिए, अपर्दन जब होगा तो किसी भी स्थान से क्या है कि मिट्टी के कण है, वायु है, रेत के कण है, ये उड़ करके बह करके चले जाएंगे। तो वहां की जो भूमि होगी ना, उसका स्वरूप निश्चित रूप से, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी की सतह है, किसी भी प्रकार की सतह हो सकती है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपक्षय हुआ, ये क्षय हुआ, ये कण टूट गए और ये कण वायु के द्वारा, जल के द्वारा आदि के द्वारा बहा करके, उड़ा करके दूसरे स्थान पर, मान लीजिए कि इस जगह पर ला करके इन्होंने ये कण ऐसे छोड़ दिए, यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए। तो निश्चित है कि यहाँ पर जो सतह होगी ना, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, यहाँ पर एक नई स्थल आकृति का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गड्ढा पड़ जाएगा, है ना। यहाँ की जो सतह है वो गड्ढे के रूप में दिखेगी, परंतु वहाँ पर एक उठाव के रूप में दिखेगी, एक नई स्थल आकृति का निर्माण यहाँ पर बन गया। तो ऐसी जो स्थल आकृतियां होती है वो बनने के पीछे अपर्दन और निक्षेपण जो होता है ये जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, आदि के माध्यम से ये अपर्दन और निक्षेपण होता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर नदी के माध्यम से, यानी कि जल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है और जब नदी किसी भी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे हम, तो यह जलप्रपात बनाती है। अब यहाँ पर एक नदी को देख रहे हैं, ये नदी जो है ये एक चट्टान पर, मजबूत शेल पर, यहाँ पर ऊपर से खड़े ढाल के रूप में गिर रही है, तो ये एक जलप्रपात बना लेगी, तो इसे हम जलप्रपात कह देंगे। और कठोर शैल, यानी कि जो मजबूत शैल होता है, कठोर पत्थर होता है, ये जल की शक्ति के द्वारा काटे गए मृदु शैल। अब पानी जो होता है वो कठोर शैल पर गिर रहा है और कुछ पत्थरों को, वो जो कमजोर पत्थर होते हैं, उन्हें वो काट भी देता है। अब जब नदी होती है इस प्रकार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखिए, यहाँ पत्थरों पर जब गिरेगी तो निश्चित रूप कुछ कच्चे पत्थरों को तोड़ देगा पानी और अपने साथ बहा करके ले जाता है। और जब नदी जो होती है ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं, है ना। अब देखिए, विसर्प क्या होंगे, तो जैसे यहाँ पर नदी जो है ये बह करके आ रही है इस मैदानी भाग में और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये इसे घुमाव के रूप में बह रही है, तो ये इसके विसर्प होंगे, ये जो घुमाव होंगे जगह जगह पर, ये इन्हें हम विसर्प कहेंगे। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब देखिए, जहाँ पर जो विसर्प होंगे ना, वहाँ पर कुछ मिट्टी तो कटती है और कुछ मिट्टी बहाकर जो नदी के द्वारा लाई थी वो छोड़ भी
दी जाती है। तो यहाँ पर अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो विसर्प है, इसका जो लूप है, ये यहाँ पर था, नदी यहाँ पर थी। अब कभी कभी क्या हुआ कि ये जो लूप के किनारे थे ये धीरे 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 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए ये, और यहाँ से नदी जो है वो इधर से बहना बंद हो जाती है और कहीं और इधर से मार्ग बना लिया। तो उस स्थिति में ये जो विसर्प होता ना, ये कट जाता नदी से, कट करके, जैसे कि ये अब यहाँ से हम इस विसर्प को काट सकते हैं और नदी ने थोड़ा सा अपना जो रास्ता है वो यहाँ से बना लिया। ये यहाँ पर मिट्टी वगैरह भर जाती है तो ये लूप यहाँ पर कट जाएगा। तो ये कभी समय के साथ साथ विसर्प लूप जो होते हैं नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। अब चाप झील का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो विसर्प होते हैं ना, इनकी आकृति कैसी होती है, ऐसे चाप के रूप में होती है और चाप के रूप में होने के कारण से ये एक गड्ढे के रूप में हो जाते हैं। तो निश्चित इसमें फिर पानी भर जाता है तो ये एक झील बनी जाएगी। और झील कैसी आकृति की है, चाप के रूप में, तो इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है कि ये एक चाप झील होती है। तो ये चाप झील बन जाएगी। और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। अब देखिए नदी के किनारे तो यहाँ पर हैं, पर कभी कभी नदी इन किनारों से भी ऊपर पानी जब इसमें आ जाता है बाढ़ की स्थिति में, तब वो इधर उधर फैल जाता है ना। तो फैल जाने से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण इस नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। अब आपने अपने गांव, क्षेत्र, शहर जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर कभी न कभी बाढ़ की स्थिति को देखा होगा। और बाढ़ की स्थिति में नदी के द्वारा क्या है कि बहुत सारी मिट्टी, रेत के कण वगैरह लाए जाते हैं और वो उस ऐसी जगह पर जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर वो फैले जाते हैं, वहाँ पर जम जाते हैं। तो बाढ़ के कारण से ऐसे जो मिट्टी और रेत के कण होते हैं वो निक्षेपित हो जाते हैं और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, अवसाद कह देते हैं। और इससे जो समतल भूमि होती है, उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब नदी के किनारे या नदी के जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो होता है धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। अब देखिए किस प्रकार से बढ़ जाती है और विभाजित हो जाती है, और जिन्हें हम वितारिका कहते हैं। अब देखिए ये एक मुख्य नदी थी और ये नदी का चित्र यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पर जब समुद्र पर पहुँचने वाली होती है तो उस स्थिति में ये अनेक शाखाओं में बढ़ गई, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई, तो इन शाखाओं को वितारिका कहा जाता है। और यहाँ पर नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ में लाए हुए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। यानी कि वो मलबा फिर यहाँ पर धीरे धीरे इधर बाहर ही जमा होने लगता है। और प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती है। आगे हम बात करते हैं समुद्री तरंगे। अब देखिए समुद्री तरंगे किस प्रकार से अपक्षय की या जो हमारी अपर्दन की क्रिया है उसको करती है, ये समझते हैं। तो समुद्री तरंगे के अपर्दन और निक्षेपण के कारण भी कुछ तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है, तो शैल यानी कि चट्टानें, जो समुद्र के अंदर ऐसी कुछ चट्टानें होती है, तो उनसे ये तरंगे लगातार टकराती रहती हैं और जिनसे उनमें दरारें विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ चट्टानें यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है, जो 3 प्रकार से हम चट्टानें यहाँ पर देख रहे हैं। और समय के साथ साथ ये जो दरारें होती हैं ना, ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है और इनको समुद्री गुफा कह दिया जाता है। तो देखिए समुद्री गुफा हम किसे कहेंगे, तो समुद्री जो शैल होंगे, पत्थर होंगे, उनमें तरंगों के कारण से, टकराहट के कारण से दरारें होंगी। वो दरारें समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाएंगी और उन्हें हम कह देंगे कि ये समुद्री गुफा है, जैसे यहाँ इस चट्टान के अंदर देख पा रहे हैं। और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है।
अब जब ऐसी स्थिति होगी, ये ऐसी बन जाए, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस चट्टान के अंदर ये सिर्फ छत बची है और दरार जो है वो उधर से उधर निकल गई है, तो उस स्थिति में इन्हें हम कहते हैं तटीय महराब। तो उस स्थिति में इन्हें तटीय महराब कहा जाएगा। और लगातार अपरदन के कारण यदि छत को भी ये तोड़ देती हैं तो केवल दीवारें ही बचती हैं, तो दीवार जैसी आकृतियों को स्टेक कहा जाता है। तो यहाँ तीसरी आकृति स्थल आकृति को देख पा रहे हैं, सॉरी जल आकृति को देख पा रहे हैं, जो सेल की आकृति है, तो इसे स्टैक कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इसकी छत वगैरह सब टूट चुकी है और सिर्फ ये दीवार ही इसमें शेष बच रही है, तो इसे हम स्टैक कहेंगे। और समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगों किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुद्री जल तरंगों के द्वारा भी कुछ निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री गुफा, तटीय महराब, स्टेक आदि ये आकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित होती है। आगे हम बात करते हैं हिमनद के कारण से। अब हिमनद मतलब जो बर्फ की नदियां होती है, इनके कारण से भी कुछ स्थलाकृतियां बनती है। अब इन्हें हम क्या कहेंगे, तो देखिए हिमनद के कारण जो कार्य होते हैं ये क्या होंगे, तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। तो हिमनद बर्फ की नदियां होंगी और हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों को गोलाश्मी मिट्टी अथवा पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और ये गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, मतलब गहरे गड्ढों का निर्माण करती है और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और इस स्थिति में वे एक बहुत ही सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सेल, पत्थर, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप फिर हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हिमनद होती है वो भी अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें, पत्थर, मिट्टी वगैरह होती हैं उनको वो अपरदित कर देती है और वो फिर एक गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन कर देती है। साथ ही साथ फिर वो जल जब बह करके किसी गर्त में भर जाएगा तो वहां पर एक झील जैसी आकृति बन जाएगी, सुंदर झील बन जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिमनद के माध्यम से भी ये होता है। आगे हम बात करते हैं पवन के कारण से, वायु के कारण से। तो देखिए हवा के कारण से किस प्रकार से अपरदन और निक्षेपण होता है। तो जैसे कि क्या आपने देखा कि रेगिस्तान का भी देखा है, यहाँ पर बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है पवन, है ना। हवा जो होती है वो एक प्रमुख यहाँ पर कारक होगा अपरदन एवं निक्षेपण का। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं और जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल भी कहते हैं। और पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती है, यानी कि जो हवा होती है वो सेल के ऊपरी के भाग की अपेक्षा नीचे के भाग को बहुत आसानी से काटती है। इसलिए कुछ ऐसी सेलों के आधार जो होते हैं ना वो संकीर्ण और शीर्ष जो होते हैं ना विस्तृत होते हैं, यानी कि शीर्ष तो फैले हुए होंगे और आधार जो है वो संकीर्ण होंगे। और पवन चलने पर जब अपने साथ ये रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, ये है ना, अब एक स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इन्हीं पहाड़ियों को फिर हम कहते हैं बालू का टिब्बा। तो ये बालू के टिब्बे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जगह जगह इस प्रकार से बालू के टिब्बे बन जाते हैं। और जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु इनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है और जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, बड़े खुले क्षेत्र में जब निक्षेपित हो जाते हैं तब इन्हें लोएस कहा जाता है। तो लोएस वही बालू के जो कण हैं वो विस्तृत क्षेत्र में जब फैल जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे तो वो लोएस कहलाएंगे। तो चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन के अंदर ये बालू के ऐसे टिब्बे, ऐसे क्षेत्र उसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो हमें
यहाँ पर था। देखिए, क्या आप जानते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ये छूट गया था, इसलिए फिर से यहाँ पर मैं आया हूँ। देखिए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मिलेगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? एंजल जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात जैसे कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा का जलप्रपात है, अफ्रीका का में जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो यहाँ पर ये नियाग्रा जलप्रपात का चित्र बताया है, पर ये ध्यान रखना है हमें, एंजल जलप्रपात जो है ये दक्षिण अमेरिका का है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो ये हमारा एक पॉइंट था। तो इस प्रकार यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर था ना, वो समाप्त होता है। और चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।